हेलो मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। आरंभ सीरीज में हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो मतलब मजेदार चल रहा है और हमने ऑलमोस्ट इसके काफी सारे यूनिट कर लिए। मैंने आपको अकाउंटिंग का मेनिंग बेसिक्स कवर कर दिया। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैपिटल वर्सेज रेवेन्यू, कंटिंजेंट एसेट वर्सेज प्रोविजन एंड लाइबिलिटीज कर लिया बढ़िया से। अब दो यूनिट बचे हैं इसके। एक है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह क्या होते हैं, या मैं बोलूं तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े इंपॉर्टेंट कम है। उसका मैं मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ही ज्यादा कराऊंगा। और एक है हमारा जो थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम बिना देरी के साथ में आज इस लेक्चर में पूरा हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क खत्म करते हैं, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लास्ट में वैल्यूएशन प्रिंसिपल दोनों खत्म करते हैं। और इस पहले चैप्टर को देते हैं आखिरी विदाई। उसके बाद शुरू करेंगे हम मेरे बच्चे अकाउंटिंग प्रोसेस, बोले तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब कुछ। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। पहले अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को खत्म करेंगे। अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चे इस यूनिट का एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 से 6 नंबर तक का आ सकता है। मतलब 4 से 6 नंबर, एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है, बाकी एक का ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। तो हम ये वाले को 4 से 6 नंबर में लेके चलेंगे, मजा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, काफी कुछ आपको नॉलेज वाली बातें मिलेंगी। जरूरी नहीं है हर चीज आपको अकाउंट्स में इसीलिए पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम में आनी है। नहीं मेरे बेटे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, बच्चे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला है, तो उसको थोड़ा अकाउंटिंग की कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बोलूंगा तो बेटा यही है आपका फ्यूचर, दैट इज सीए इंटर। अगर आप सीए इंटर में जाते हो तो मेरे बच्चे आपको यही टॉपिक मिलेगा, यही आपका 100 में से कम 80-90% कोर्स है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीए इंटर में पढ़ाए जाएंगे। एडवांस अकाउंट्स के अंदर एक से लेके सारे 80 से 90% पोर्शन सिर्फ एएस भरे हुए हैं। क्या भरे हैं? एएस। तो आज इनके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, बेसिक लेते हैं। वैसे डिटेल में डिस्कशन तो इंटर में करेंगे। मैं एक थोड़ी सी बातें करता हूं आपके साथ। लो भाई, मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूं और थोड़ी बातें शुरू करता हूं। मेरे बच्चा ध्यान सुनो, मैं कहता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। देखो अकाउंटिंग, अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसकी मीनिंग लूं तो होता ही है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। देखो होता ही है कि आपने मेरे साथ एक बातें पढ़ी थी। अगर मैं बात करूं, थोड़ा पहले ब्रीफ लेता हूं, पहले मीनिंग से पहले मैं कहता हूं कि हम जब भी किसी भी बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं या प्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं। कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, जो मुझे ये बताती हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था गैप, याद है? जर्नली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, कि भैया ये गवर्न करते थे कि आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब नाउ हमारी अकाउंटिंग करते टाइम कुछ चीजें हैं, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस हैं कि भैया अगर आप कोई मशीन खरीद के लाए हो मेरे बच्चे, तो उस मशीन की कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे डेप्रीशिएशन लगेगा, उसे कहां शो किया जाएगा, उसके बारे में हम क्या क्या बातें डिस्क्लोज करेंगे। ये सारी बातें हमने एक जगह लिखी हुई है कि भैया एज अ अकाउंटिंग करते टाइम आपको यही चीजें बतानी है, यही चीजें सॉल्व करनी है, यही चीजों को दिखाना है। क्लियर है? और उन डॉक्यूमेंट को, उन रिटन डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है बेटा कि हम जब किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करे, उनमें जो भी अकाउंटिंग हुई है उनका एक स्टैंडर्ड हो, उनका एक तरीका हो कि भैया इसी तरीके से करना है, आपको भी, मुझे भी, इसे भी, उसे भी, मतलब सब एक ही अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। और उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जैसे भाई हमारे लिए लॉ होता है, जैसे हमारे लिए लॉ होता है, ट्रैफिक रूल्स हैं, मोटर व्हीकल एक्ट है, ये सब क्या है? कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। ये कानून क्यों बनाए गए हैं? ताकि लोग इन्हें फॉलो करें। और ये सबके लिए समान है कि भाई जब रेड लाइट होगी तो मुझे भी रुकना है, इसे भी रुकना है, उसे भी रुकना है। सबका स्टैंडर्ड है कि भैया हमें रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे स्लो करना है।
ठीक है ना। ऐसे ही हमें इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं जाना, हमें हेलमेट करना है, ये करना है, वो करना है, हमें लाइसेंस लेके ये सब रूल्स ही तो हैं, ये सब लॉ ही तो हैं, ताकि सबका स्टैंडर्डाइज हो सके। सेम अकाउंटिंग करते टाइम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे बेटा, बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से। अगर आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो तो उनकी अकाउंटिंग करने के जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको रिटर्न में लिख दिया गया है कि भैया सबको यही स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं प्यार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है बेटा, जो स्पेसिफाई करता है, क्या स्पेसिफाई करता है, बेसिकली गाइडलाइंस। क्या स्पेसिफाई करता है? गाइडलाइंस। किससे गाइडलाइंस? रिलेशन टू इन प्रिपरेशन, कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम और प्रेजेंट करते टाइम जो जो आपको चीजें फॉलो करनी है, उनको रिटर्न में लिखा है कागज के टुकड़े में, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत 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 बढ़िया। अब सर इंडिया के अंदर इनको कौन बनाता है? तो बेटा हम हैं अकाउंट्स, इंडिया में चलाने वाले अकाउंटिंग की सुपीरियर ऑर्गेनाइज एक ही बॉडी है, जो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में अकाउंटिंग के मैटर्स को हैंडल करने की, और इन्हीं के पास पावर है, राइट है टू मेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की या इशू करने की। सिर्फ वो सोल पावर किस पे है? सोल पावर जो है वो है हमारे इंस्टीट्यूट ICAI। मेरा फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके कल को एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देगा, कल को एक और अकाउंटिंग बना देगा कि भाई साहब ऐसे अकाउंटिंग करना है। बहुत बढ़िया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत भी है। ICAI, बहुत आराम से समझा रहा हूं, ICAI मेरे बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर सकता है, बट मैंडेटरी नहीं करवा सकता। वो सिर्फ एक इशू कर सकता है कि भैया हमने ये स्टैंडर्ड बनाया, पर कंपनीज को, बिजनेसेस को लगाना है या नहीं लगाना है, उसके लिए गवर्नमेंट को यहां पे रोल दिया जाता है। इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, फिर ये जाता है मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो इसे जब तक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड नहीं करता, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड नहीं करता, तब तक ये मैंडेटरी नहीं होता। तो भैया हमारे को इंस्टीट्यूट इशू कर सकता है। सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, सुनते रहियो बाबू, थ्योरी है लेकिन कहानी की तरह बिल्कुल सुनियो, बहुत नॉलेज की बात है, कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन्हें इशू करता है, लेकिन जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसे नोटिफाई नहीं कर देता, तब तक ये हमारी कंपनीज, हमारे बिजनेस में मैंडेटरी लागू नहीं होता। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी आंख बंद करके नहीं इसे लागू करता है, वो कंसल्टेशन लेता है NFRA की, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। लॉ में पढ़ोगे इसको, कंपनी लॉ में पढ़ोगे इसके बारे में आराम से इंटर में। अभी के लिए सोचना, एक अथॉरिटी है जिसकी कंसल्टेशन होती है मिनिस्ट्री को, रिकमेंड करता है कौन? NFRA की भैया सब कुछ सही है। मतलब हिरार्की समझो, AS बनाने की पावर किस पे? ICAI मिनिस्ट्री को देता है, मिनिस्ट्री NFRA को देती है, NFRA उसको रीड करता है, चेक करता है कि सब कुछ ठीक है, फिर वो वापस मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है कि भैया मेरी तरफ से ओके है, तब मिनिस्ट्री ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है, और तब ये AS हमारी कंपनी, हमारे बिजनेसेस, एंटिटीज पे लागू हो जाता है कि भैया सबको यही स्टैंडर्ड, यही अकाउंटिंग फॉलो करनी है। मजा आया? बोल मजा आया तो कमेंट कर, प्यार बरसा कि हाँ सर बिल्कुल ऑल क्लियर। बच्चा आजकल देख ही नहीं रहा है, बच्चा मौज मार रहा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। जनवरी वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, पे वाले बच्चों की अभी आंखें नहीं खुली हैं, उन्हें लग रहा अभी तो बहुत टाइम है। बाबू ये टाइम कब पता निकल जाएगा ना, तुझे नहीं पता। ठीक है, यही सबसे ज्यादा 90% बच्चा, जिस टाइम हम हमेशा कहते हैं वॉर की तैयारी वॉर के टाइम नहीं होती है, किसी भी जंग की तैयारी जंग के टाइम नहीं होती है बाबू, जंग से पहले होती है। डिसाइडिंग पहले होता है कि आप जंग जीतोगे या हारोगे। क्यों? जिस बंदे ने जितना खून बोलूं तो जितना पसीना जंग से पहले मतलब जिस पार्टी ने, या मैं बोलूं जिस दो लोगों के, दो किंग की लड़ाई हो रही है, तो जिस किंग की सेना ने, जिस किंग ने जंग से पहले जितना ज्यादा पसीना बहाया होगा, उतना ही उनका खून कम बहेगा।
ये बात लिखी है सर जी, ये बात लिखी है, ये बात बोली जाती है। इसका मतलब है मेरा बच्चा जितनी अभी मेहनत करेगा उसको उतना ही रिलैक्स मिलेगा एग्जाम टाइम में, और जितना अभी वो रिलैक्स बैठा होगा ना, मौज मार रहा है ग्रुपों में, कुछ नहीं कर रहा है, वो भी मौज मार रहा है, उसके दोस्त भी मौज मार रहे हैं, वो भी शांत बैठा हुआ है, उसके दोस्त भी शांत बैठे हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में बेटा, बाद में ना ऐसी हवा खराब हो जाती है ना आपकी, फिर आपको लगता है जल्दी ये भी करा दो, वो भी करा दो, वो भी करा दो, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, फिर आपका एग्जाम आता है, आप कहते हो सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे बच्चे यही तो बेस्ट टाइम है। क्यों 90 डेज स्ट्रेटजी बनाई थी, क्यों आगे जाके मैं और स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, इसीलिए कि मेरा बच्चा फॉलो करे, कि सर वीडियो देख के खत्म कर दे। इसलिए क्यों मेहनत कर रहा हूं इतनी, ताकि मेरा बच्चा पढ़े और मेरा बच्चा 4 लोगों को बोले कि भाई देख ना सर मेहनत कर रहे हैं, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। बेटा हमें लगता है कि सिर्फ हमें पास होना है, नहीं सर, हम अपने साथ में जब दो और में पास होते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ में पास होते हैं, तब फील होता है कि हाँ हमने लाइफ में कुछ अचीव किया। क्या मैं अकेले रेस में जीत जाऊं तो मैं जीत गया, नहीं सर, मैं लेके जीतता हूं ना, मैं अपने यार दोस्त अपने सबको लेके जीतता हूं कि भाई चलो ना साथ में सीए बनेंगे, साथ में पैसा कमाएंगे, साथ में लाइफ एंजॉय करेंगे, अकेले क्या एंजॉयमेंट है। तो मेरे बच्चे तू भी पढ़, और तेरे जो यार दोस्त अभी नालायक मस्ती कर रहे हैं उनको भी बोल भाई पढ़ना शुरू करो, ये टाइम है। तो मेरे बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंने एक बार ब्रीफ करता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो नॉर्मली रेगुलेशंस या गाइडलाइंस फॉलो करा स्पेसिफाई करता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम और प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या स्टैंडर्ड्स, क्या क्या अकाउंटिंग्स फॉलो करनी है। नॉर्मली अकाउंटिंग कौन बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बताना है, आईसीआई, इनके पास पावर है। और आईसीआई ये एक्चुअली किसको देता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एनएफआरए को देती है, एनएफआरए इनको रिकमेंड चेक करता है, रिकमेंड करता है वापस मिनिस्ट्री को कि सही है, और जब मिनिस्ट्री को ये सही रिकमेंडेशन दे देता है तो उसके बाद मिनिस्ट्री से ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है, और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगा ये मैंडेटरी हो जाता है, मतलब कंपनीज को फॉलो, बिजनेसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ये भी डिस्कस करता हूं। सर जनरली हम लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्या क्या होता है, मतलब किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कितनी बातें होती है। तो देखो जनरली बहुत सारी बातें होती है, बट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करो तो मीनिंग 4 मेन बातें होती हैं। मेरे बच्चे कितनी बातें होती है, 4। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, थोड़ा थ्योरी पॉइंट है, याद करना पड़ेगा। सबसे पहला रिकॉग्निशन, अभी मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है रिकॉग्निशन, ये आप इंटर में जाओगे तो ज्यादा डिटेल में बात समझोगे। दूसरा होता है मेजरमेंट, और तीसरा होता है बेटा प्रेजेंटेशन, और चौथा है डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन और फोर्थ इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर बाबू आराम से सुन। रिकॉग्निशन क्या होता है, किसी भी एएस आगे जाके आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपका मन करेगा वो उठाओगे, और आपको उन पूरे स्टैंडर्ड की 4 कैटेगरी मिलेंगी कि उस स्टैंडर्ड में ये 4 मेन बातें बोली होंगी। अब ये बातें क्या, मान लो क्वेश्चन में लिखा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा AS2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री जो आपका क्लोजिंग में सामान बच गया है, जो आपका स्टॉक बच गया है, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये इवन आप सीए फाउंडेशन में चैप्टर भी पढ़ते हो, बोलो हाँ ना, इन्वेंट्री चैप्टर है। तो आगे जाके आप इसके बारे में एएस पढ़ोगे। ये बातें जो आप पढ़ रहे हो फाउंडेशन में, ये क्या आसमान से टपकी, नहीं सर, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है। जितनी भी अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो बच्चे, ये सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। ठीक है, तो AS2 क्या बोलता है, इन्वेंट्री। तो वो पता है कैसे बात करेगा, सबसे पहले बात करेगा इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। इन्वेंट्री को कहते क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब रिकॉग्निशन, कि भैया किन चीजों को हम इन्वेंट्री बोलेंगे, किसे इन्वेंट्री के नाम पे रिकॉर्ड किया जाएगा, किसे नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आगे जाके पढ़ोगे फिक्स एसेट पे AS10, जिसका नया नाम हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो पहले रिकॉग्निशन बताएगा कि पीपीई क्या होती है और पीपीई को बुक्स में कब रिकॉर्ड किया जाए। मशीन की डेफिनेशन क्या है और मशीन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या रिकॉर्डेड करने के प्रिंसिपल है। तो पहला ये बताएगा कि उसे रिकॉर्ड कैसे करना है, या उसे करना भी है नहीं करना, वो मीनिंग में फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा अगर मान लो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये उसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया कि भाई हम उसे रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। तो बाबू कॉस्ट को मेजर कैसे किया जाएगा, एनआरवी को निकाला कैसे जाएगा, इसके ऊपर दूसरी बात होगी। पहला, रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा। दूसरा, रिकॉर्ड जिस वैल्यू पे किया जाएगा वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। फिर रिकॉर्ड करने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाएंगे। बाबू ये P&L में जाएगा
या बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में भी कहां जाएगा? एसेट में, लाइबिलिटी में, करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में, ये सारी प्रेजेंटेशन। एंड द लास्ट इज, बेटा इतना ही नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बताएगा कि इससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, क्या क्या एक्सप्लेनेटरी नोट्स बताने हैं, एक्सप्लेन करना है कि स्टॉक से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं जो हमारे यूजर्स को पता होनी चाहिए। एडिशनल बातें जो अकाउंट्स में तो लिखी हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो है ही, कुछ नॉन मॉनेटरी बातें भी है तो वो भी बता दो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? दोबारा बोलो बेटा। रिकॉग्निशन सबसे पहले किस पे रिकॉर्ड होगा, फिर मेजरमेंट क्या वैल्यू होगी, फिर कहां दिखाया जाएगा, और क्या बातें आपको नोट्स में उसके बारे में बतानी पड़ेंगी। 4 मेन बातें हर स्टैंडर्ड बोलेगा। आगे जाके जब आप इंटर में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको यही 4 कैटेगरी में स्टैंडर्ड मिलेगा। पहले वो रिकॉग्निशन बताएगा, फिर वो मेजरमेंट बताएगा, फिर वो प्रेजेंटेशन बताएगा, और फिर वो डिस्क्लोजर बताएगा। कई बार हम कहते हैं भाई इनके क्या फायदे हैं, नुकसान है। बेटा जल्दी से मैं तीनों बातें एक साथ करता हूं। सबसे पहला, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको ऑब्जेक्टिव क्या है या बेनिफिट क्या है, बात वही है। देखो सबसे पहली चीज मेरे लिए फायदा, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पहला फायदा भाई यूनिफॉर्मिटी। अगर आप एक ही अकाउंटिंग, एक ही स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो करेंगे, 4 लोग बिजनेस है, महिंद्रा, टाटा, रिलायंस, सब कोई है, और वो सारे एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो भाई यूनिफॉर्मिटी आएगी कि मैं जो रिजल्ट निकाल रहा हूं, आप जो रिजल्ट निकाल रहे हो, उन दोनों का मेथड सेम है। मेथड तो सेम है, मैंने भी यही किया, उसने भी यही किया, तो भेदभाव वाली फील नहीं आएगी। भैया सब एक ही अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा बेटा, हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबिलिटी, कि भैया ऐसा है भाई, जब एक ही स्टैंडर्ड, एक ही अकाउंटिंग है तो देखते हैं ना हमारा प्रॉफिट ज्यादा या उनका कम, हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा या उनका कम, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ज्यादा या उनकी कम, दैट इज कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा मेरे बच्चे, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि हम विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आसमान से नहीं टपके, ये अकाउंट्स के महारथी एक्सपर्टों ने बनाए हैं। दैट इज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, हमने बनाए हैं, हमने बनाए हैं। और हम अकाउंट्स के ऐसे वैसे बंदे नहीं हैं, हम अकाउंट्स के चैंपियन गॉडफादर हैं। आईसीआई गॉडफादर है अकाउंट्स का, तो इसे बहुत सोच समझ के बनाया गया है, तो इन पे तो पक्का पक्का विश्वास किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये ऑब्जेक्टिव भी हैं, इन्हें आप बेनिफिट भी बोल सकते हो और भी कह सकते हो। मान लो जैसे कि बेटा जब ये बनाए जाते हैं तो ये कंप्लायंसेस कराते हैं, कंप्लायंसेस कराते हैं, किसकी? कंप्लायंस होते हैं विद लॉ। बेटा आपको आगे जाके मैं बताऊंगा, सर जी अगर कभी लड़ाई हो जाए, कभी लॉ और एएस में लड़ाई हो जाए, याद रखना इस पे कई बार ट्रू एंड फॉल्स बन चुका है, तो बेटा पहले अकाउंट लॉ चलेगा, नंबर 1 लॉ, और सेकंड नंबर पे एएस। मान लो एएस में लिखा है लीफो नहीं फॉलो करना है, और कंपनीज एक्ट में लिख दिया कि भैया इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए लीफो फॉलो करना है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, एक सेकंड, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए लीफो फॉलो करना है मेरे बच्चे। अब पॉइंट ये, लीफो फॉलो करना है, लॉ ने बोल दिया, तो बेटा किसकी सुनूं? मान लो अभी नहीं आपको आइडिया लीफो क्या होता है, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, आगे जाके इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड होता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। पर अभी मान लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है भैया नहीं फॉलो करना है, लॉ कह रहा है भैया फॉलो करना है, लगाना है, क्या चलेगा? बेटा लॉ चलेगा। एएस की टाटा बाय बाय, भैया आपको एएस को ओवर रूल कर देता है लॉ। तो भाई साहब हम ऐसा एएस क्यों ही बनाएंगे जो हमारे लॉ से अलग हो, जो हमारे लॉ से अलग हो। तो हम जब भी एएस बनाते हैं इन पॉइंट को ध्यान में रख के जाते हैं कि भैया लॉ की कंप्लायंस हो जाए। तो मेरे बाबू अगर आपने एएस फॉलो कर लिया, दैट मींस उसका फायदा आपको अपने आप लॉ में मिल जाएगा, क्योंकि लॉ की कंप्लायंस हो गई है। बहुत बढ़िया। जैसे कंपनीज एक्ट में आगे जाके बोलोगे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है, एक्यूरल बेसिस फॉलो करना है, तो ये सब हमारे एएस भी बोलते हैं कि भाई डबल एंट्री तो मेंटेन होनी चाहिए, और बचपन से आपको डबल एंट्री पढ़ाया गया है। ठीक है, आप ग्लोबल रिकॉग्निशन करा सकते हो, ग्लोबल भाई ग्लोबल रिकॉग्निशन है, ग्लोबल प्रिंसिपल से आप अपने को मैच कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आगे जाके बताऊंगा हमारे यहाँ एएस चलते हैं, इंटरनेशनली भी कुछ चलते हैं, इंटरनेशनल आईए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं आईएएस। तो क्या हमारे एएस दुनिया की जहां से अलग है? नहीं, हमने उन्हीं को देख के, उन्हीं को नजर में रख के अपने एएस बनाए हैं। तो हमने जब अपने एएस बनाए हैं तो अपनी अकाउंटिंग अल्टीमेट ग्लोबल अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, मैच करती है। तो हम अपने को
आपस में तो कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को यूएस से भी कंपेयर कर सकते हैं, यूके के बिजनेस से भी कंपेयर कर सकते हैं, चाइना, जापान, यूरोप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनली मैच कर रहे हैं। क्लियर है? डन है। सर जी लिमिटेशन क्या है, दिक्कतें क्या है? फिर जब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं तो दिक्कतें क्या है? बेटा सबसे पहली दिक्कत है कॉस्ट कंज्यूम। ये कॉस्टली है मेरे बच्चे। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बीकॉम वाला बच्चा नहीं चाहिए सर जी, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट जी आप चाहिए। अगर मेरा बच्चा अकाउंटेंट है तो उसे अकाउंटिंग आती है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ मेरे सीए वाले बच्चे को आता है। तो भाई साहब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, और हमारी फीस होती है भाई साहब, हमारी तो फीस होती है, हम तो महंगे हैं तो हैं, बात खत्म। ठीक है, तो थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इनको लगाने वाला जो बंदा है वो थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। दूसरा सर ये कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। स्टैंडर्ड में लिखा है भाई साहब ऐसा तो ऐसा, ये रूल है तो यही रूल है, आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आगे जाके मैं बात करूंगा, कई सारे कैलकुलेशंस आएंगी जहां पे वो कुछ मेथड बता देगा कि ये वाले मेथड से आपको कैलकुलेशन निकालनी है। जैसे एक आप AS10 में रिवैल्यूएशन निकालते टाइम फेयर वैल्यू निकालोगे, अभी क्या होता है छोड़ दो, इंटर में बात करूंगा, वहां पे दो ही मेथड लिखे हैं कि इन दोनों में से एक मेथड यूज करोगे। सर मैं कोई तीसरा मेथड करना चाहूं तो ना, नॉट अलाउ। दो तो दो, बात खत्म। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री में लिखा है फीफो और वेटेड एवरेज, बस, लीफो नहीं, बाकी कोई नहीं, सिर्फ दो ही मेथड है तो दो ही है। तो कई बार ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये भी एक दिक्कत आती है। सर जी हाँ हमने बोला ग्लोबल से मैच करते हैं, बट हम ग्लोबल से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, हम ग्लोबल से डिफरेंशिएट हैं। जो ग्लोबल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमारे लिए फायदा भी है नुकसान भी है, क्योंकि हम उनको देख के बना रहे हैं बट डिट्टो सेम नहीं बना रहे, हम उनसे डिफरेंस खाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कई जगहों पे हम सेम है और कई जगहों पे हम डिफरेंट है, तो ये हमारी एक लिमिटेशन भी बन जाती है कि कई जगहों पे सेम है बढ़िया चीज है, कई जगहों पे डिफरेंट है घटिया चीज है। ठीक है, चलो इन्हीं को बातें बढ़ाते हैं। अब मैं इन बातों को एक बार आपसे बुक से रीड कराता हूं, खत्म मेरे बच्चे, दोबारा मैं रिवाइज कर दूं एक बार। अब मेरे साथ बुक से रीड कर लियो, पर पहले ऐसे ही बता, यही है हमारा मेन पार्ट, यही है, दोबारा बता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इशू करता है हमारा ICI, नोटिफाई करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बुक में नहीं लिखा है पर आगे जाके आप पढ़ोगे NFRA के कंसल्टेशन में, मतलब जब तक वो रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक हम फॉलो नहीं करेंगे। किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 4 मेन बातें मिलेंगी, रिकॉग्निशन कैसे रिकॉर्ड होगा, मेजरमेंट किस वैल्यू को निकाला जाएगा, प्रेजेंटेशन कहां शो किया जाएगा, और डिस्क्लोजर क्या नोट्स टू अकाउंट में बातें बताई जाएंगी। कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, फायदे बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो। फायदा ये है यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, सब कुछ सेम है, सबको सब कुछ एक जैसा लगेगा, किसी को भेदभाव वाली फील नहीं आएगी। कंपेरेबिलिटी होती है, रेलिवेंस मतलब कंपेरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं, CA ने बनाए हैं तो रिलायबल कर सकते हैं। सर जी नॉर्मली बात करूं तो लॉ के कंप्लाइंसेस में और ग्लोबल से थोड़ा मैच कर रहे हैं, और भी अभी पढ़ेंगे पर मैंने कुछ बेसिक पढ़ा दिए। लिमिटेशन क्या है भाई, थोड़ा कॉस्टली है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट है भाई साहब, जो आपको ऑप्शन है वही ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल से कहीं कहीं जगहों पर बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आ जाओ, चल बच्चे आजा भाई, पढ़ ले अब मेरे साथ जल्दी से। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है जल्दी, यहां तक हो गया, अब मैंने ये सब पढ़ा दिया, जल्दी पढ़ो। कह रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रीड ले ले भाई, आजा मेरे साथ जल्दी से। कह रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है मेरे बच्चे? सर जी येलो पेन ले भाई, येलो। कह रहा है ये रिटन डॉक्यूमेंट है भाई, रिटन डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है रेगुलेटरी बॉडी, हमारे लिए रेगुलेटरी बॉडी है ICI, अभी नाम देखेगा। ठीक है, जो बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हाउ कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाएगा और प्रेजेंट किया जाएगा। तो बहुत सुंदर डेफिनेशन लिखी है हमारे इंस्टीट्यूट ने कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, प्रेजेंट करना है, इसकी गाइडलाइंस देता है। जनरली ये यूनिफॉर्मिटी देते हैं, एक जैसा, किसी को भेदभाव फील नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी, हमें पता है कि भैया यही अकाउंटिंग फॉलो हुई होगी। हम कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रिपोर्टिंग को, कि भैया किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया होगा, क्योंकि सबको पता है यही ट्रीटमेंट फॉलो होता है, और यूनिफॉर्मिटी तो है ही है। इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को पावर है इशू करने की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, हमारा भगवान, इसको पावर है इशू करने की, और बाद में इसे नोटिफाई करता है, मैंडेटरी करने के लिए पावर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर जी ये हमारी मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इसको नोटिफाई करती है, तब जाके ये AS हमारे इंडिया में
हर कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं। इन एएस में 4 मेन बातें हैं। रिकॉग्निशन, कैसे रिकॉर्ड होगा, मेजरमेंट, किस वैल्यू को निकाला जाएगा, कैसे बैलेंस शीट में आएगा और क्या क्या हमें डिस्क्लोजर बातें बतानी पड़ेंगी। तो 4 बातें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर एएस के बारे में लिखने में आ जाए तो यही 4 बातें आप दोबारा बोलो बेटा। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा प्रेजेंटेशन और चौथा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये 4 बातें आपको एएस डील करता है। एएस को ऑब्जेक्टिव क्या है, वही घिसे पिटे ऑब्जेक्टिव बोल दो या बेनिफिट बोल दो। यूनिफॉर्मिटी, बार बार वही क्वेश्चन, एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस होगी, सबको सेम फॉलो होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी इंडस्ट्री और कंपनीज में कि भैया सब एक ही फॉलो कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी रहती है, कंपेरेबिलिटी रहती है। भाई 2 अलग पॉइंट है, अलग अलग लिख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि हमें पता है भाई यही अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है, तो कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है कि इसने क्या अकाउंटिंग फॉलो करी है, सबको पता है यही फॉलो हुई है और हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं क्योंकि भैया ये जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं भैया बिना कोई मैनिपुलेटेशन के एग्जैक्टली फॉलो करना है। इसका मतलब एक्सपर्ट ने बनाया है तो कोई टेंशन नहीं है, इस पे विश्वास कर सकता है। ये हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हैं और स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि कंपनी जो भी चीज़ें बनाएगी, अकाउंटिंग करेगी, वो कहीं ना कहीं यूजर्स बोले तो एम्प्लॉय, क्रेडिटर, डेटर, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर, इन सबके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे कि भैया सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि सामने वाले की प्रोटेक्शन भी होती रहती है। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन बेनिफिट्स हैं, आप इन्हें प्लीज रीड करोगे सेल्फ, मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, वही दोबारा से लिखा, यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायंस, कंप्लायंसेस लॉ हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प ले सकता है और ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपके सामने कर दिया, आप एक बार रीड कर लेना। लिमिटेशन क्या है भाई, ये रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कई बार सारी सिचुएशन को कवर नहीं करते, कुछ एस्टिमेट चलते हैं, लिमिटेशन है भैया। इंप्लीमेंटेशन पे हाई कॉस्ट आती है, कई बार लॉ और ग्लोबल रिस्क स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और टू मच अगर हम ज़्यादा इन पर रिलाई हो जाते हैं तो हम खुद की जजमेंट नहीं करते, हम सीधा इन्हीं को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, हमारे खुद के डिसीजंस कई बार इंपैक्ट हो जाते हैं। कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेना। अब आते हैं इस वाले मुद्दे पे, ये हमारा लास्ट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बाद तो जो कहानी है वो कहानी है। ठीक है, अब मैं लंबी चौड़ी एक कहानी लेने वाला हूँ, प्रैक्टिकली कहानी समझाने वाला हूँ, मजा आएगा मेरे बच्चे, आराम से देखना। ठीक है, ये कहानी शायद एग्जाम में पूछे ना पूछे, पर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कैसे आते हैं, कितने स्टैंडर्ड हैं, और इंडिया के बाहर मजा आएगा आपको, पूरा मजा आने वाला है। इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या है, इंडियस क्या होते हैं, एएस क्या होते हैं, आईएफआरएस क्या होता है, आईएएस क्या होता है, ये सब बातें मैं एक कहानी में शॉर्ट में बताने वाला हूं और फिर सब कुछ समराइज करने वाला हूं। तो आजा मेरे बच्चे, आराम से मेरे साथ पढ़। सबसे पहले आराम से देख, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सबसे पहले इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में सर, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो आईसीएआई ने सर अपनी कई सारी बॉडी बना रखी हैं। जब भी आईसीएआई को कोई काम दिया जाता है तो इंस्टीट्यूट हमारा उसका एक डिपार्टमेंट, डिवीजन अलग कर देता है। जैसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, आपके लिए बोर्ड ऑफ स्टडी, ऐसे ही उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है एएस बनाने के लिए, जिसका नाम है एएसपी, जिसका फुल फॉर्म है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सर आराम से सुनते रहना, पहले सुनना फिर मैं आराम से एक बार में रिवाइज करा दूंगा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एएसपी। इन्हें 1977 में हमने बनाया, 1977 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इनका मेन काम बताया गया कि भाई साहब आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इंस्टीट्यूट के बिहाफ में, ये पूरी इंस्टीट्यूट ने डेलीगेट करी पावर कि भैया यहाँ जो भी मेंबर्स बैठेंगे, यहाँ जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठेंगे, उनका सिर्फ एक ही काम होगा, इंडिया में जितने अकाउंटिंग मैटर है उन पर एएस होने चाहिए, उनके स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, काफी कुछ है इसके बारे में, पढ़ेंगे बाद में। लेकिन इनको एक स्टेप दिए गए जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कि अगर आपको किसी भी एरिया पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो क्या क्या स्टेप है आराम सुनना। स्टेप नंबर 1, मान लो अगर एएसपी कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप वो क्या उठाएगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा एरिया, आइडेंटिफिकेशन एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया जहां पे एएस रिक्वायर्ड है, जहां पे एएस रिक्वायर्ड है कि आपको लगता है यहां तो एएस होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि भैया इंडिया में जीएसटी लग गया, वन नेशन वन टैक्स, हाँ जी। अब मुझे लगता है जीएसटी हर किसी कंपनी पे लग रहा है, हाँ जी, हर बिजनेस पे लग रहा है, बिल्कुल, सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, परचेज सेल इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल लग रहा है। पर मुझे लगता है जीएसटी की कोई भी एक स्पेसिफाइड अकाउंटिंग नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई किसी तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, कोई इसी तरीके से। तो मुझे लगता है, मेरे इंस्टीट्यूट को लगा कि एएसबी जी आप जाओ और एरिया आइडेंटिफाई करो कि जीएसटी पर होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक एरिया आइडेंटिफाई करा कि जीएसटी की एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भैया जीएसटी की अकाउंटिंग ये तरीके से होनी चाहिए। डन। नाउ स्टेप नंबर 2, जैसे ही उन्हें एरिया मिला, वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक स्टडी ग्रुप। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? स्टडी ग्रुप। दैट मीन्स अपने ही मेंबर्स में से कुछ लोगों को बोलेंगे भाई जाओ और जीएसटी मैटर की स्टडी करो और भैया रेडी करो कि आपके हिसाब से क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 है, पहले बॉडी बनाएंगे, स्टडी ग्रुप बनाएंगे, और स्टडी ग्रुप का काम होगा स्टेप नंबर 3 कि वो एक प्रीलिमिनरी एक छोटा सा आइडिया ड्राफ्ट तैयार करके लाएगा कि भैया ऐसा एएस होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद स्टडी ग्रुप, फिर स्टडी ग्रुप का काम होगा कि एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करे कि भाई कैसा लगता है, क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है। स्टेप नंबर 4, ये जो प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट है, हम इसको मेरे बाबू सर्कुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सर्कुलेट करेंगे विद अदर बॉडीज, विद अदर रेगुलेटरी बॉडी। सर इस एएस को, इस प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट को अदर रेगुलेटरी बॉडीज को सर्कुलेट करेंगे। बॉडीज मतलब बेटा क्या हम अकेले बैठ के एएस बना देंगे क्या? हमने जो मन करा हम वो बना देंगे क्या? नहीं, हम उसको बाकी लोगों के साथ भेजेंगे, हम मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे एक बार पहले से ही, बाद में मिनिस्ट्री रिजेक्ट करे हमारी मेहनत, इससे पहले ही मिनिस्ट्री को एक बार भेज के दिखा दो। उसके बाद हम मान लो कोई भी आरओसी को भेजेंगे, सेबी को भेजेंगे, हम सर जी सीबीडीटी को भेजेंगे, डायरेक्ट टैक्स, सीबीआईसी को भेजेंगे, बहुत बढ़िया, हम सर जी आईसीएसआई को भेजेंगे। कंपनी सेक्रेटरी जी आप भी जरा देख लो आपके हिसाब से सब ठीक है। सर आईसीएमए जी आप भी देख लो अकाउंटिंग के हिसाब से कॉस्टिंग वगैरह ठीक है। हम कुछ इंडस्ट्रीज को भेजेंगे कि इंडस्ट्री भाई देख लो सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों को और भी देखेंगे कि भाई सब लिखो, और सबके साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग भी करेगी कि भैया आपके इन पर क्या व्यूज हैं। दैट मीन्स दोबारा सुनो, स्टेप नंबर 1 एरिया आइडेंटिफाई, दूसरा बॉडी बनाएंगे, तीसरा प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, फिर ड्राफ्ट को सर्कुलेट करेंगे सबके साथ, और साथ में ही मैं यहाँ लिखा हो ना लिखा हो हम मीटिंग करेंगे फॉर व्यू कि भैया आपको क्या लगता है। एक बार मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद स्टेप नंबर 5 एक प्रपोज्ड एएस तैयार किया जाएगा कि भैया सबकी राय ले लिए, सुनो सबकी, करो अपने मन की, सबकी राय ले लिए और मेरे हिसाब से ये एएस होना चाहिए, और इसे ओपन कर देंगे पब्लिश कर देंगे फॉर पब्लिक कमेंट कि भैया अब आ जाओ पब्लिक जी, पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक को भेजो भैया बच्चे आओ रिव्यू करो, सीए फाइनल स्टूडेंट आ जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी जो बाहर बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीए अपने टीचिंग में है, एडमिशन सबके लिए ओपन है कि आप भी देखो कैसा है ये एएस, क्या सही है या आप में से भी किसी को कुछ लगता है। भाई पब्लिक कमेंट के लिए ओपन होगा, और फिर लास्ट में इंस्टीट्यूट का हमारा एएस भी इसको रिव्यू करेगा कि क्या क्या पब्लिक कमेंट आए हैं, और अगर कोई चेंज लगता है उसे इफ एनी कि भैया पब्लिक में ये वाली कमेंट बढ़िया है इसको अप्लाई करना चाहिए, तो वो इफ एनी तो मॉडिफाई करेगा, और फिर फाइनली बेटा स्टेप नंबर 7 मेरे बाबू, फाइनल एएस इशूड बाय ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ASB के बिहाफ पर इशू कर देगा। फिर इसे MCA क्या करेगी? नोटिफाई करेगी। फिर MCA से क्या करेगी? नोटिफाई के प्रोसेस में लगाएगी, नोटिफाइड होगा। तो ये कुछ प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है।
बढ़िया। तो बेटा ये एएसपी की कहानी है, या इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है। इंस्टीट्यूट बनाता है एएसपी के थ्रू। एएसबी डायरेक्टली नहीं बनाती, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है जिसके हिसाब से ये स्टेप लेते हैं और ये स्टेप लिए जाते हैं। एक बार दोबारा देख लो मेरे साथ यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी ग्रुप बनाते हैं, फिर हम लोग एक प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं स्टडी ग्रुप जो होना चाहिए जो भी, फिर उसके बाद हम उसे सर्कुलेट कर देते हैं इस ड्राफ्ट को अलग अलग बॉडी के साथ, काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई, आईसीआई के मेंबर्स के साथ में, मिनिस्ट्री के साथ में, सेबी के साथ में, सर जी हम लोग सीएजी के साथ में, सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स के साथ में, बाकी अलग अलग बहुत जगह भेज देते हैं फॉर द कमेंट कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, एक बार कमेंट कर दो। एक बार कमेंट हुआ उसके साथ सबके साथ मीटिंग भी करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ कि भैया कैसा है, और ये जो ड्राफ्ट है इसे फाइनली प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेडी करते हैं। क्लियर है। प्रपोज्ड स्टैंडर्ड को फाइनलाइजेशन करने के लिए हम पहले इस प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कर देते हैं, इनवाइट करते हैं पब्लिक कमेंट, पब्लिक जी आओ और इस पे कमेंट करो। एक बार पब्लिक कमेंट करती है फिर उसको फिर कंसीडरेशन में लेते हैं कि फाइनली हमारा क्या होना चाहिए। अगर कोई चेंज लगता है, इफ फाउंड कोई चेंज लगता है तो उसे मॉडिफाई करते हैं, और फाइनली फिर हमारा स्टेप नंबर 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है हमारा रेलिवेंट सब्जेक्ट पे वो हम इशू कर देते हैं बाय द आईसीआई, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके लिए क्या करती है, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है। तो ये 7 स्टेप हैं बाबू, इन्हें अच्छे से याद कर लो भाई। हो सकता है एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये 7 के 7 स्टेप बढ़िया से याद होने चाहिए। मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है, आपके बुक में भी है, आप भी पढ़ लो। अगर इसका शॉर्ट समरी लेनी है तो शॉर्ट समरी मैंने यहाँ बना दिया। पहला आइडेंटिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिपरेशन, व्यूज डिफरेंट लिया, फाइनलाइजेशन, प्रपोज बना, पब्लिक कमेंट, मॉडिफिकेशन और एएस इशूड। ठीक है, डन है। एएसबी के बारे में कहानी मैंने यहाँ पे पढ़ लिखी हुई है, थोड़ा पढ़ लेना बेटा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया 1977 में, ठीक है। और ये एएसबी क्यों बनाया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल जो चल रहा है उनसे हम जुड़े रहे। अब ये इंटरनेशनल की बातें भी अभी मैं करूँगा, पहले बताओ यहाँ तक डन है भाई, ठीक है। चलो अब आखिरी बात है, नॉलेज वाली बात है। ले भाई आखिरी बात है बेटा, इंडिया में तो हमने बात कर ली, इंडिया में तो भैया हमारे पास एएसबी का मेन काम है और उसने अब तक एएस इशू करे। अब मैं थोड़ी कहानी बता देता हूं बेटा। एएस अब तक टोटल 1 से लेके एएस 1 से लेके एएस 32 तक इशू करे आईसीआई ने। अच्छा, आईसीआई ने इशू करे, लेकिन इनमें से एएस 30, 31 और 32 ये कभी भी नोटिफाई नहीं हुए, नॉट नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री। एमसीए ने इन्हें कभी भी नोटिफाई नहीं किया और बाद में इंस्टीट्यूट ने इन्हें डिलीट भी कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडेस आ गया। अब ये इंडेस क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, आज की डेट में एएस और इंडेस दोनों हैं। अब जो नए बन रहे हैं वो इंडेस बन रहे हैं, अभी क्या होते हैं बाद में बात करेंगे। बट अब की डेट में अगर देखा जाए तो 30, 31, 32 एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो टोटल जो हमारे पास इफेक्टिव हो 1 से लेके 29 है, ठीक है। पर इसमें भी इतनी कहानी नहीं है, ये सारे नोटिफाई हुए पर इंस्टीट्यूट ने इनमें से 2 डिलीट कर दिए, एक एएस 6 और एक एएस 8। बेटा एएस 6 था डेप्रिसिएशन, जिसे डिलीट करके एएस 10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मर्ज कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में एएस 6 डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता था, पर डेप्रिसिएशन की पूरी अकाउंटिंग हमने एएस 10 में मर्ज कर दी, बात ठीक है। एएस 8 था रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इंटेंजिबल एसेट, इसे भी डिलीट करा गया और एएस 26 इंटेंजिबल एसेट में मर्ज कर दिया गया। इसका मतलब है 1 से लेकर 29 एएस इंस्टीट्यूट ने कभी इशू किए थे जो नोटिफाई भी हुए, पर 2 डिलीट हो चुके हैं। तो इफेक्टिवली आज की डेट में मार्केट में जो लोग पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं और अकाउंटिंग हो रही है वो 27 एएस है। 27 एएस हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है जो हमें फॉलो करने हैं पूरे एग्जैक्टली। पक्का डन है मेरे बच्चे। यहां तक मैंने एएस की कहानी बता दी। आप जरा एक बार एएस के नाम देखोगे, अगर यहां पे मैंने नाम लिखे हुए, जस्ट रीड करना है, इनका कोई एग्जाम में रेलिवेंस नहीं है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। यहां आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने दिया। मैं कोई फालतू नहीं चढ़ाऊंगा, पर मॉड्यूल में क्लियरली लिखा है कि भाई ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। देखो एएस 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नॉर्मल मिलेगा। एएस 6 को आप देखोगे तो यहां लिखेगा विड्रॉ,
क्यों? क्योंकि विड्रॉ होके अपन किस में मर्ज कर दिया, AS10 में। AS8 भी ऐसे ही देखोगे, ये भी विड्रॉ हो चुका है, डिलीट हो चुका है, और कहां मर्ज हो गया, AS26 में। तो सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे AS अगर आप देखोगे तो बिल्कुल लाइन से मिलेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और इसके बाद आगे देखोगे तो 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो टोटल 29 बोले तो 2 डिलीट करके 27 इफेक्टिव हैं। ये लिस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने बोला है। ये आप पढ़ोगे इंटर में। कब पढ़ोगे? इंटर में। एक एक AS मेरा बच्चा इंटर में पढ़ेगा, एक एक चीज मेरा बच्चा इंटर में पढ़ेगा। खत्म हो गई AS की कहानी, पर अभी इंटरनेशनल बाकी है। बस आखिरी बात है, आखिरी मेरे बच्चे। अब इंटरनेशनल बातें सुन। इंडिया के बाहर क्या चल रहा था, तो देखो बेटा इंटरनेशनल क्या चल रहा था। कुछ कंट्री US वगैरह ने क्या बोला कि भाई साहब देखो, ये इंडिया में तो हम लेट जागे। 1973 में हम लोग कब आए थे बेटा, जल्दी बताओ? 1977। हम आए 4 साल बाद। हमें लगा यार इंटरनेशनल ये सब हो रहा है। 1973 में ये कहानी शुरू हुई स्टैंडर्ड्स की। पहले, उससे पहले कोई स्टैंडर्ड की कहानी नहीं थी। 1973 में बहुत सारी कंट्रीज को लगा कि यार लोगों का बिजनेस एक कंट्री में नहीं है, कई सारी कंट्रीज में है। US में भी है, UK में भी है, यूरोप में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, बहुत जगह जगह बिजनेस है। अब उन बंदों को जिसका बिजनेस, जिसका मल्टीनेशनल बिजनेस है, उसको हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग फॉलो करनी पड़ रही है। उसका काम बढ़ रहा है, उसकी टेंशन बढ़ रही है, उसकी अकाउंटिंग समझ नहीं आ रही, इस कंट्री की उस कंट्री में समझ नहीं आ रही, उस कंट्री की इस कंट्री में समझ नहीं आ रही। तो इंटरनेशनली लोगों ने इकट्ठा हुआ, मीटिंग करी और एक डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए कि जिनका बिजनेस एक कंट्री से ज्यादा है उन्हें सबके लिए एक ही फॉलो करना पड़े, ताकि ये टेंशन ही खत्म, किसमें क्या लगाना है, सब कुछ बराबर हो जाएगा, इंटरनेशनली सब कुछ सेम हो जाएगा और बात बढ़िया बन जाएगी। तो उन्होंने 1973 में बोला कि हमारे यहां पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए, और कई सारी कंट्री 180-90 कंट्री एग्री हो गई और उन्होंने बोला कि ठीक है, एक कमेटी बनाते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। पूरा नाम लिख रहा हूं बेटा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। और इन्होंने बोला कि भैया हम लोग मेरे बच्चे स्टैंडर्ड इशू करेंगे जिनका नाम होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या नाम होगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन्हें हम प्यार से बोलेंगे बेटा AS नहीं, IAS मतलब वो IAS नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओ कब? 1973 से। अब सोचो, हम 4 साल बाद हमें 1977 में हमने अपना बनाया। पता है क्यों? पता है क्यों? लिंक करो। क्योंकि हमें लगा हाँ यार ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हम 1973 में यार बहुत अंडर डेवलप्ड थे। US कहाँ था, UK कहाँ था, जापान कहाँ था, कोरिया कहाँ था, पर हमें लगा यार हम अभी उनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ फेयर वैल्यू जैसी बातें थी, वहाँ एक्चुरियल के बारे में बातें थी, वहाँ बहुत स्टैंडर्ड, बहुत अकाउंटिंग डिफिकल्ट हो रखी थी। और हमारे इंडिया में भाई बिजनेस ही चल जाए वही बड़ी बात है। हम उनको बोले भाई साहब ये लगाओ, फेयर वैल्यू लगाओ, ये करो। भाई कहाँ है CA? उस टाइम कहाँ थे CA? और CA को हायर करने के लिए भी कंपनीज के पास कहाँ था, बिजनेसेस के पास कहाँ था पैसा? तो हमने कहा मालिक जी आपके स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट है इंटरनेशनल वाले, हमारी कंट्री अभी बेचारी सी डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हो रही है, अभी डेवलप भी सही से नहीं हो, अंडर डेवलप्ड में, तो हम अपने स्टैंडर्ड बनाते हैं इजी से। तो हमने थोड़ा इनको ना करके अपने यहां भी स्टैंडर्ड बनाए, पर उसे क्या बोला? ASB, और उसका नाम दिया हमने AS। तो थोड़ा बहुत कॉपी मिलेगा, पर पॉइंट इज हम उनसे अलग थे। ठीक है, तो इसलिए हमारी कहानी अलग चल रही थी और इंटरनेशनल कहानी अलग चल रही थी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन 1973 से इंटरनेशनली शुरू हुई कहानी IAS की, और ये कहानी चलती रही, लेकिन 2001 में कई सारी कंट्रीज मिली और उन्होंने बोला कि भैया ये जो कमेटी है इसको बदलना पड़ेगा, इसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, भैया ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब इसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज किया जाए, रीग्रुप्ड किया जाए। कई कंट्री ने बोला हम आना चाहते हैं इसके अंदर, कई कंट्री ने बोला हम जाना चाहते हैं बाहर। और 2001 में फाइनली हमने अपनी जो IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी उसको खत्म किया और एक नई बनाई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बनाया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
अच्छा, और हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा कि भैया ठीक है, आज से हम कमान संभालते हैं। अब आपको लगेगा सिर्फ बी चेंज है, ठीक है, नहीं नहीं मेरे बच्चे, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई। अब पॉइंट ये है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बोला, इन्होंने बोला भाई आज से मेरे बाबू, आज से हम लोग अपनी नई पहचान बनाएंगे। ओहो हो, कह रहे भाई साहब हमारा नया बोर्ड, नया, नई सिचुएशन, सब कुछ नया, हम नई पहचान बनाएंगे। आज से हम आईएएस नहीं इशू करेंगे, हमारा जो एएस का नाम होगा उसे होगा आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मेरा बच्चा बेहोश होके गिर गया है, कह रहा सर जी क्या चल रहा है ये, इतनी टेक्निकल चीजें हम पढ़ेंगे क्या? मेरे बाबू बस सुनते रहे, फिर मैं लास्ट में समराइज करूंगा और तेरे को सब क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अच्छा, इन्होंने बोला भाई देखो पहले चलते थे आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कह रहा भाई साहब ठीक है, पर हम अपनी नई पहचान कैसे बनाएं? क्या हम वही फॉलो करते रहेंगे तो दुनिया हमें कैसे जानेगी कि हमने कुछ नया दिया विश्व में? तो हमारे जो अब से नाम आएंगे एएस के, उनका नाम होगा आईएफआरएस। अच्छा, तो सर व्हाट अबाउट ये जो पहले इशू हुए थे 1973 से 2000, क्या ये सब खत्म हो गए? नहीं, उन्होंने कहा भाई हम इन्हें डिलीट नहीं करेंगे, नॉट डिलीटेड, हम इन्हें डिलीटेड नहीं करेंगे, हम इनमें से जो अच्छे अच्छे हैं उनको रखेंगे, जो हमें सही लगता है उन्हें रखेंगे, जो लगता है जिनमें कमियां हैं उनको डिलीट करके हम अपने इशू करेंगे। मतलब आज की डेट में इंडिया इंटरनेशनली दो तरीके के एएस हैं, आईएएस भी हैं जो अच्छे अच्छे हैं, जिनकी लिस्ट में से अगर आप देखोगे जैसे आईएएस में से 1 है, आईएएस 2 है, लेकिन आईएएस उसके बाद सीधा 7 है, तो बीच का कहाँ गया? डिलीट कर दिए, हटा दिए कि बेटा ये खराब है। तो कुछ रखे, कुछ डिलीट कर दिए। लेकिन आईएफआरएस बिल्कुल सीक्वेंस है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल लाइन से। क्यों? क्योंकि ये सब बेहतरीन है, ये सब बेहतरीन है, ये हमने इशू करें। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि मार्केट में इंटरनेशनली देखा जाए तो दो तरीके के एएस हैं, आईएएस भी है और आईएफआरएस भी है। आईएएस लिमिटेड है जिनकी लिस्ट अब खत्म हो चुकी है, बस उसमें से कुछ अच्छे अच्छे बचे हुए हैं, और आईएफआरएस चलती रह रही है। क्लियर है? डन। दोबारा फाइनल समरी, समरी समरी सुन ले बेटा, समरी समरी है इंटरनेशनली, इंडिया के बाहर, ग्लोबली क्या हो रहा है, इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं, खत्म मेरे बच्चे इंटरनेशनली, तो हम कहते हैं भाई दो तरीके के एएस हैं। एक है AIASC ने 1973 से लेके 2001 तक इशू करे बेटा, जिनका नाम था IAS। क्या ये डिलीटेड है? नहीं, एग्जिस्ट करते हैं बिल्कुल। एंड ये तो है ही, साथ में 2001 के बाद IAS भी आया और उसने इशू किया 2001 से लेके अब टिल नाउ, अब तक मेरे बच्चे, अब तक चल रहा है ये, और इसने इशू किया मेरे बाबू IFRS। ये भी है, ये भी है, ठीक है। इनकी लिस्ट जो है वो बीच में, मतलब मैं बोलूं तो सीक्वेंसली नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस नॉट, नो सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ डिलीटेड है, बट ये सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में है कि भैया ये प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में भी बेटा ध्यान सुनना, इंडिया में हमने 2 कैटेगरी बना दी। हाँ सर आपने तो एक ही बनाई, सुनना। अब हमें लगा कि भैया 2006 में हमें लगा यार कब तक हम सिर्फ अपने ही एएस चलाते रहेंगे, क्या हम कभी भी इंटरनेशनल नहीं जाएंगे? क्या कम हम कभी भी इंटरनेशनली मार्केट के एएस को नहीं उठाएंगे? क्या हम अपने ये लल्लू पल्लू एएस पढ़ते रहेंगे? नहीं। तो उन्होंने 2 कैटेगरी कह रहे, जो छोटे बिजनेसेस, अब ये छोटे बिजनेस कौन है, बात करेंगे 250-500 करोड़ टर्नओवर करेंगे बात, तो कह रहा है जितने छोटे बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट, चाहे बिजनेस कंपनी हो या कोई भी हो, उनको तो एएस फॉलो करने हैं, जिनकी लिस्ट अब खत्म हो चुकी है। अब नया इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा, 1 से लेके 29 एएस, जिसमें से 27 एएस इफेक्टिव है जो मैंने पढ़ा दिए, जो एएस भी बना रहा है, ठीक है, डन। लेकिन कुछ बड़े बिजनेसेस हैं, कुछ बड़े लार्ज बिजनेसेस हैं जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा बड़ी बड़ी है, उनके लिए इन्होंने फाइनली इंटरनेशनल इशू करे, लेकिन अभी भी इन्होंने कॉपी नहीं मारा। इंडिया में हमने बोला देखो यार हम अब डेवलप तो नहीं हुए, अंडर डेवलप भी नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ बात कर सकते हैं, बट अभी भी उनको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, हम सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अपने यहाँ पे लेके आते हैं, बिल्कुल डिट्टो फॉलो करते हैं, बट विद सम मॉडिफिकेशन, विद सम चेंजेस, कार्व इन कार्व आउट। क्या बोला? कार्व इन कार्व आउट, मतलब कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे। मतलब हमने इन दोनों को, आईएएस और आईएफआरएस को, दोनों को उठा के अपने यहां पे अप्लाई कर दिया और नया नाम दिया उन्हें हमारा इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो
सेम हूबहू कॉपी हैं ऑफ आईएएस एंड आईएफआरएस विद सम मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस के साथ में हमने कहा भाई साहब आप लोगों को ये फॉलो करने पड़ेंगे। मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन ये है कि जहां जहां हमें लगता है फ्लेक्सिबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट, वहां हमने थोड़े ऑप्शंस दे दिए, जहां हमें लगा कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं तो हमने इस ऑप्शंस कम कर दिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूं, मजे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है, इंड एएस में दो लिस्ट बनाई गई। एक इंड एएस की लाइन जो शुरू हुई, एक इंड एएस शुरू हुए 1 से, और एक इंड एएस की लिस्ट शुरू हुई 101 से। है सर वो तो 100 के बाद 101 आ जाएगा, ना ऐसा नहीं हुआ। 1 2 7 9 15 20 25 30 34 41 खत्म, 41 खत्म, ठीक है। लेकिन 41 के बाद सीधा 42 नहीं हुआ, सीधा 101 शुरू हुआ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओ सर, अब यहां पे मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास आईएएस 1 भी है और आईएफआरएस 1 भी है, और इन दोनों के नाम पे मेरे पास इकलौता है इंड एएस। तो दोनों का नंबर 1 मैंने सेम, नाम नंबर सब सेम रखा, तो भाई मैं एक नंबर पे 2 कैसे दूं? तो मैंने दिमाग लगाया, इंडिया में दिमाग लगाया कि इंड एएस जो 1 से शुरू हैं वो किसकी कॉपी है? आईएएस की। क्यों? क्योंकि उनकी लिस्ट तो खत्म हो चुकी है, तो 100 के अंदर निपट जाएगी, और 100 के बाद जो भी शुरू हुआ 101 वो किसकी कॉपी है? आईएफआरएस की। ओ, ये दुनिया में अनंत काल तक चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर कभी इंड एएस 3 4 10 15 20 मिले तो समझ जाना वो आईएएस वाली है, वो 1973 से 2001 की कहानी के कॉपी पेस्ट है। और अगर आपको दिखे इंड एएस 110 115 तो समझ जाना बेटा 2001 की कॉपी है, मतलब आईएफआरएस की कॉपी की बात हो रही है। खत्म हो गया हमारा स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल 2 हैं, दोनों चलते हैं, इंडिया में भी 2 हैं, पर ये एक चलता है, एक मतलब किसी पर एक लगेगा, या तो ये एएस लगेगा या इंड एएस लगेगा, ठीक है बाबू। एक बार मैं इंड एएस के नाम दिखा देता हूं तो आप भी समझ जाओगे। देखो इंड एएस में सबसे पहले 101 से शुरू हुआ, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस चलेगा, 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये जितने हैं ये बेटा डिट्टो किसकी कॉपी है? आईएफआरएस की। बिल्कुल नाम और नंबर सेम है, बस सब मॉडिफिकेशन है, कुछ इन कुछ आउट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बाद देखोगे तो 116 के बाद सीधा 1 से लिस्ट शुरू हो गई, और 1 में ध्यान से देखना, 1 है 2 है 3 4 गायब, सीधा 7 8 है 9 गायब 10 11 गायब 12 4, तो दैट इज ये जो बीच में उल्टे सीधे नंबर हैं ये हमारे किसके हैं बेटा? आईएएस के, क्योंकि ये पुरानी लिस्ट है, अब ये खत्म हो चुकी है, लेकिन हमें पढ़ना है, आईएएस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका 1 से लेके यहां तक है 41 तक ही है, बात खत्म। कभी 41 से 42 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आईएएस अब बनने बंद हो गए, हाँ, लेकिन 100 से लिस्ट चलती रहेगी। क्लियर है बेटा? क्या ये लिस्ट याद रखनी? ना मेरे बाबू ना, आपको कोई लिस्ट याद नहीं रखनी है, ये सब आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा, इंड एएस आपको फाइनल में पढ़ाया जाएगा, एएस आपको इंटर में पढ़ाया जाएगा, और यही आपका अकाउंट्स फ्यूचर होने वाला है। पर मैंने आज बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया बाबू, डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। दोबारा सुन लो क्या क्या पढ़ा हमने। अकाउंटिंग की मीनिंग इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वगैरह इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस था ना वो स्टेप 7, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये लिस्ट विस्ट की कहानी ये आपकी नॉलेज है, ये आपकी नॉलेज है, ठीक है। डन है भाई। एक लास्ट पॉइंट सुन लो मेरा, ठीक है। थैंक यू हो चुका है इस चैप्टर का, बट एक छोटा सा पॉइंट रह गया है इस यूनिट में ना, ये वाला यूनिट है एक और, इससे पहले एक यूनिट है, इससे पहले एक यूनिट है वैल्यूएशन प्रिंसिपल 1.6, उसमें सिर्फ ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कहानी बेकार है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। कहता है भैया हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, सब मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी रीड करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसे मेजर और रिकॉर्ड किस में करोगे? मनी में। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? सामान खरीदा, सामान बेचा, मशीन खरीदी, मशीन बेची, तो ये ट्रांजैक्शन है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी चीज़, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, एसी, डिजिटल बोर्ड, ये ऑब्जेक्ट है, कि किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ट्रांजैक्शन की, दैट इज कोई लेन देन की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यूएशन में हमें 4 तरीके के प्रिंसिपल हैं। पहला है बेटा, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ये सब इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना, बस यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्या मतलब है? 1 मिनट बताता हूं बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हमने एक्चुअल में जितने में खरीदा,
क्या बोलते हैं, याद करो इसे, हम कहते हैं ना, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हमने परचेज प्राइस की है, हम कहते हैं जितने का हमने खरीदा माइनस डिस्काउंट प्लस अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, जो हमारा टैक्स रिफंड नहीं होगा, जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और प्लस कोई खर्चे जो हमें नेसेसरी खर्चे हैं जिन्हें एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने में लग रहा है, तो ये खर्चे ऐड करके जो लागत आएगी, दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, एक्विजिशन कॉस्ट बोलो, और अकाउंट्स इसे ही फॉलो करता है कि जब भी कोई एसेट खरीदोगे, जब भी कोई एसेट खरीदोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, जितने में उसको करने रेडी फॉर यूज बनाने में लागत पड़ रही है, वो होती है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल क्यों बोलते हैं? हिस्ट्री, क्योंकि पास्ट में खरीदा होगा, तो आज उसकी वैल्यू कॉस्ट क्या बोलेंगे, जब हमने खरीदा था तब क्या वैल्यू थी। ठीक है, दूसरा आता है करंट कॉस्ट, इसे आप बोलना चाहो तो आज की मार्केट वैल्यू। अगर मैं आज करंट मार्केट वैल्यू निकालना चाहूं कि मार्केट में आज इसकी क्या वैल्यू है, अगर मैं इसी चीज को सेम आज खरीदूं तो मुझे मार्केट में कितने का मिलेगा, दिस इज करंट कॉस्ट, दिस इज करंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि भैया अगर मैं सिंपल बोलूं, इसी मार्केट वैल्यू में, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस खर्च, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास ये पेन है, इसे मैंने खरीदा था 5 साल पहले, 5 साल पहले खरीदा था, 1 लाख रुपए का पेन खरीदा था। ओ माय गॉड, हाँ ये पेन ऐसा है बेटा, मैं इसको यहां छोड़ दूं ना तो ये अपने आप चलता रहेगा मेरी आवाज से। ओहो हो, क्या बात है सर। 1 लाख का पेन खरीदा था मैंने, और इसको खरीदने के इंस्टॉल कराने पे 5,000 का खर्चा भी हुआ था, तो ये मेरे को कॉस्ट कितनी पड़ी थी, 1,05,000। ये क्या है इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये क्या है इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर आज मैं इसे बेचूं या खरीदूं, आज मैं बोलूं तो ये मुझे मान लो आज सेकंड हैंड 5 साल बाद मुझे इसकी मार्केट में वैल्यू दे देगा सामने वाला 50,000। कितना देगा, 50,000 रुपए। दैट इज इसकी करंट मार्केट प्राइस या करंट वैल्यू। करंट कॉस्ट कितनी है, 50,000 में मिल जाएगा ये पेन, क्लियर है। लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं इसे 50,000 बेचूंगा, जब मैं इसे मार्केट में 50,000 बेचूंगा तो ये डायरेक्टली नहीं बिकेगा, ये डायरेक्टली नहीं बिकेगा, मुझे एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, ये एजेंट के थ्रू बिकेगा, और एजेंट मुझसे 10% कमीशन लेगा। तो 50,000 का बिकेगा, 10% कमीशन, तो 50 में से 10% बोले तो 5,000 गया, तो मेरी नेट रियलाइज्ड जेब में कितना आया, 45। दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू, दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है बेटा, ये आपको वैसे इंटर में मिलेगा टॉपिक, पर फिर भी मैं अगर बताऊं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि मान लो अगर मैं ये पेन यूज करता हूं, बेचूं ही ना, इस पेन को यूज करूं, तो अगले 3 साल ये पेन चलेगा Y2 Y3, और अगले 3 साल मुझे ये इतना इतना कमा के दे देगा। मान लो मैं कह रहा हूं ये पेन से मैं कमाई करूंगा, ये पेन मुझे अगले साल 1 लाख रुपए कमाएगा, फिर उससे अगले साल मैं इससे पढ़ा के 50,000 रुपए बना लूंगा, फिर इससे पेन बना के मैं 40,000 रुपए कमा लूंगा। तो इन 40-50 इन सब की फ्यूचर वैल्यू को अगर मैं आज की प्रेजेंट वैल्यू पे ले आऊं, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही मेरे लिए आज इसकी वैल्यू होगी, कि मुझे फ्यूचर में ये इतना कमा के देने वाला है, तो इस कमाई का अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये इसकी आज की वैल्यू हो गई, क्लियर है। इसके बारे में आप इंटर में ज्यादा पढ़ोगे, बाकी ये 3 चीजें आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, कॉस्ट, लागत, मार्केट प्राइस, नेट जेब में कितना आया। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जो एक्विजिशन प्राइस है, दैट इज अगर बोला जाए एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं उस अमाउंट पे जितना हमने पैसा पे किया एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, और लायबिलिटी हम उस पर रिकॉर्ड करते हैं जितना हमें पैसा आया है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, हम लोग ये बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल के लिए बिजनेस ने 7 लाख रुपए परचेज करने के लिए करे मशीन, उस पर 1 लाख खर्चा किया उसका इंस्टॉलेशन, और तो एक्विजिशन प्राइस कितना हो गया, 8 लाख। क्यों, क्योंकि 7 + 1 8 लाख हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट इज अल्टरनेटिव मेजर, जिसने जनरली बोले तो ये वो है जो हमें देना पड़ सकता था इफ द सेम एक्ट, मतलब दैट इज, अगर मैं सिंपल बोलूं यहां पे एग्जांपल से समझो कि एक्स को 25 लाख की लागत है परचेज करने पे, पर हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने मतलब फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 लाख, मतलब आज उसे 25 लाख रुपए परचेज करेंगे, मशीन को खरीदने के लिए 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मार्केट में उसकी वैल्यू 25 लाख है, जबकि उसने कितने में खरीदा था, 7 लाख। मतलब देखो ना, पहले खरीदा था, जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है ना, मान लो आपने लैंड 5 लाख में खरीदी थी, बट आज खरीदने जाओगे तो वही लैंड 50 लाख में मिल रही है, तो आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, 50, तो 50 लाख इज अ करंट वैल्यू, कि आज खरीदूं तो कितने की मिलेगी, क्लियर। तो आज खरीदूं बोलो, आज मार्केट वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू क्या है मेरे बाबू, रियलाइजेबल वैल्यू है कि भैया मान लो मैं कहता हूं 20 लाख रुपए मुझे मिल सकते हैं, बट मैं अगर इसे बेचूंगा और कहां गया, थोड़ा यही कह रहा 20 लाख मिल जाएंगे, बट इसमें से मान लो मैं कह दूं 10% कमीशन है,
10% क्या है, कमीशन। ठीक है, तो बेटा 20 लाख में से 10% माइनस होगा, 2 लाख माइनस होगा, तो अल्टीमेट 18 लाख रुपए जो मेरी जेब में आने वाले हैं, 18 लाख जो मेरी जेब में आने वाले हैं, दिस इज रियलाइजेबल वैल्यू। अब इन्होंने जो एग्जांपल दिया उसमें खर्चा नहीं डाला, तो मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू सेम हो जाएगी। भाई 20 लाख मार्केट में मिल जाएगा और 20 लाख ही मेरे को, दैट इज कहीं ना कहीं कोई कमीशन नहीं है, पूरा का पूरा मेरी जेब में। ठीक है, जनरली लोग कुछ ऐसे भी बोलते हैं, कॉस्ट मतलब होता है आप खरीदने की बात करते हो। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने इतने में खरीदा था, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं इतने में आज खरीदूं तो वो करंट कॉस्ट। और रियलाइजेबल वैल्यू बेचने के लिए होती है कि अगर मैं इसे खरीदूं नहीं, मैं इसे बेचूं तो क्या मिलेगा, तो वो होती है रियलाइजेबल वैल्यू। तो थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे भी सोचते हैं लोग कि खरीदने की बात करूं तो कॉस्ट और बेचने की बात करूं तो रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू बेटा जो भी फ्यूचर में हमें मिलने वाला है नेट कैश इनफ्लो, उसको अगर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे कमा के देगा, उसको अगर मैं डिस्काउंट करके आज की प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल दूं तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना 4 हमारे वैल्यूएशन प्रिंसिपल होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में खरीदा था पास्ट में। करंट कॉस्ट, आज अगर खरीदूं तो कितने में पड़ेगा। रियलाइजेबल वैल्यू, बेच के एग्जैक्ट खर्चा माइनस करने के बाद जेब में कितना पड़ेगा। और प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो मैं नेट इनफ्लो कमाने वाला हूं उसको अगर आज प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करके निकाल दूं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, खत्म हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मजा आया, सातों के सातों यूनिट एक साथ कर दिए हमने। ठीक है, और मेरे बच्चे बहुत बहुत मेहनत करिए। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना, जितने अपने दोस्तों उनको बोलना, कमेंट करना, और हम अगले यूनिट से उठाएंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच।